हेलो गाइस, हाय गाइस, आ जल्दी आ। अरे मैं जल्दी आता हूँ आजकल, बहुत दिन हो गए जल्दी आते हुए। आपने नवीन आज देखा? नहीं, मैं आजकल जल्दी आने लग गया, देखो। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? कल भी जल्दी आऊँगा पक्का, ठीक है? अरे यार रोज जल्दी आऊँगा, बस मम्मी मत बनो यार। ठीक है, पक्का जल्दी आऊँगा। हाँ यार, चलिए। हेलो बेटा। अरे तुम चल काहे नहीं रही हो? ओके। अरे इनकम टैक्स, अरे नहीं भाई, डर लगता है मेरे को। सेम पिंच। यार मैं तो क्या कह रहा हूं, चैप्टर तो अपना हो गया है, कल हो गया था ना चैप्टर। मैंने कहा था रिमेनिंग पार्ट पढ़ के आना। क्या पढ़ के आए हो? अच्छा अब सुनो, किसी रैंडम डे चैप्टर को उठा के पूरा रिवाइज करेंगे। आज नहीं, अभी तो फ्रेश में पढ़ा है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इस चैप्टर को एक दिन उठा के, या अगला चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद इस चैप्टर को उठा के, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे उठा के। एक दिन में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, बुक के क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम पे करेंगे। जो बुक के क्वेश्चंस है ना, वील डू एट रिवीजन टाइम, ठीक है? और बुक के क्वेश्चंस एक बार रीड आउट भी कर लो, ताकि कर लिए। डाउट है क्या उसमें? तो फिर रिवीजन में ले लेंगे। 2-4 दिन रुक जाओ, 2-5 दिन रुक जाओ। 2-5 दिन रुक के मैं चैप्टर में रिवाइज करवा दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, अपन ऐसा करेंगे, सुनो सुनो सुनो, स्ट्रैटेजी सुन लो एक बार भाई। अपन ऐसा करेंगे, ये चैप्टर थोड़ा होने दो, नया चैप्टर थोड़ा होने दो। उसको थोड़ा करने के बाद वील टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि आप पुराना वाला चैप्टर रिवाइज करके आओ, है ना? मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा, मैं रिवाइज करवाऊंगा पूरा चैप्टर आपको। एक दिन रिवाइज करवाया, घर जाके आप उसको पूरा रीड करेंगे और अगले दिन अपन उसके क्वेश्चंस ले लेंगे, ताकि वो आपका हाथ से ना छूटे चैप्टर, ठीक है? सब अभी करके बैठ जाओगे तो फिर दोबारा पीछे मोटिवेशन नहीं आएगा कुछ भी देखने का। चैप्टर हो गया, क्वेश्चंस पेंडिंग है इसके अभी। सो वील डू क्वेश्चंस, अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके आखिरी में। समझ आ गया? आ जाओ, क्लैरिटी मिल गई ना? अब मेरी बात सुनो, मैं चालू कर रहा हूं चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला, 7th चैप्टर। 7th चैप्टर पे आ जाइए। ओके, आओ इसके पेज नंबर आओ एक बार। सेवन 7.22 आगे, ठीक है? चलिए, सो आप लोग ये देख लेना, मैं बता देता हूँ, उल्टा पलट करके अपन पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी यहाँ से चालू कर रहे हैं, देन वील कम बैक टू द टॉपिक अगेन, मतलब स्टार्टिंग वाला बाद में पढ़ेंगे,
ऐसे रिवर्स में पढ़ रहे हैं अपन इसको, इस टॉपिक से चालू कर रहे हैं, फिर वापस आके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट लास्ट में पढ़ाऊंगा इसके चैप्टर के अंदर। चलिए, हाँ, क्योंकि ये क्या है, जो पार्ट जो मैं करा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये बेस के लिए ज़रूरी है, बेस के लिए, देश के लिए नहीं ऐसा अगर किसी को देश सुनाई दे गया होता ठीक है। तो ये बेस के लिए ज़रूरी है चैप्टर, ठीक है। तब जाके जब चैप्टर्स होने लग जाएंगे ना अपने, तो आगे वाले चैप्टर्स के लिए एक बेस तैयार हो जाएगा। जैसे आगे वाले चैप्टर्स अपन कई चैप्टर्स में देखने वाले हैं कि कंपनी शेयर इशू करेगी, तो कंपनी को शेयर इशू करने के लिए ईजीएम बुलाना पड़ेगा, ईजीएम के अंदर इतनी कोरम आनी चाहिए, ये लोग अप्रूव करेंगे, वो लोग अप्रूव करेंगे, तो वो सारे के सारी जो झंझटें हैं वो मैं अभी पूरी खत्म कर देना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं देगी, अभी आपको यहीं पे समझा रहा हूँ मैं, फाइन। तब मैं समझाऊंगा, फिर मैं ये चैप्टर कराऊंगा, इंस्टेड ऑफ दिस ये वाला पार्ट अभी करके, फिर इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन स्टार्टिंग वाला पार्ट, मतलब इस चैप्टर को अपन क्या करने वाले हैं, आधा पार्ट पहले, सेकेंड हाफ पहले और फर्स्ट हाफ बाद में। समझ आ गया? ओके, चलिए आप सुनिए। पहले चैप्टर्स ना अलग अलग होते थे, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो चैप्टर्स आते थे, ये जो बुक आती थी, इनके मॉड्यूल के अंदर इन सब चैप्टर्स को अलग अलग रखा जाता था, बाद में इनको थोड़ा सा कंबाइन कर दिया। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मीटिंग्स, लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग्स। तो अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मीटिंग्स, ओके। मतलब ये जो चैप्टर है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर जो हिस्सा अपन चालू कर रहे हैं अभी वो क्या है, मीटिंग्स है। तो एक्चुअली होता क्या है, मीटिंग्स के हिस्से को समझेंगे अपन, मीटिंग्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग्स होती क्या है। तो जब आप कंपनी की बात करते हो, किसकी बात करते हो, कंपनी की बात करते हो, तो कंपनी के अंदर हजारों लाखों मेंबर्स हो जाते हैं। एक पब्लिक कंपनी में तो भाई, प्राइवेट कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2 लोग, मगर प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है। मगर एक ओपीसी में एक ही मेंबर होगा, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। मगर अगर एक पब्लिक कंपनी की बात करी जाए बेटा, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो दिक्कत यह आ जाती है कि जब कंपनी में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, जब कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं, जब कंपनी में ऐसे हजारों लाखों मेंबर्स होते हैं, भाई थोड़े बहुत मेंबर्स है तो चलेगा काम, एक बार के लिए कम की थी कि वो आसपास के लोग होते हैं। जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो ज्यादातर प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसे फैमिली मेंबर्स ही क्या होते हैं, उसके अंदर ओनर्स बन जाते हैं। बट जब एक पब्लिक कंपनी की बात करी जाती है तो कोई भी तो उसका शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है, कोई भी उसका ओनर बन जाता है। तो कंपनीज एक्ट ने कंपलसरी कर रखा है कि जो भी कंपनी है, जब भी कंपनी क्या करेगी, अपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहती है, तो डिसीजन लेने के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए उनको अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसको आप तभी ले सकते हो जब आपने उसके बारे में किससे पूछा है, आपने उसके बारे में अपने शेयर होल्डर से पूछा है। भाई शेयर होल्डर कोई और नहीं होता, शेयर होल्डर उस कंपनी के मालिक होता है। हु इज द शेयर होल्डर? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वो शेयर होल्डर उस कंपनी का ओनर होता है। भले ही आपके पास 1 शेयर हो, 2 शेयर हो, 10 शेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस कंपनी के क्या कहलाएंगे? आप उस कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो अगर आप उस कंपनी के ओनर या शेयर होल्डर हैं तो आपके पास उस कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करने का राइट होगा। अब कंपनी पहले के टाइम पे 3 तरीके की मीटिंग्स बुलाती थी। पहले के टाइम पे 3 तरीके की मीटिंग्स बुलाती थी। एक होती थी स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग, एक होती थी स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी होती थी एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी होती थी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मगर कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला बंद करो इसे, स्टैट्यूटरी मीटिंग को हटाओ, कोई जरूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग की। तो उसके बाद जो आपकी जनरल मीटिंग होती है ना, जो पब्लिक के साथ, जो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है, वो तब से सिर्फ 2 ही होने लग गई। एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हर कंपनी के लिए, भले ही तुम प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, इट इज कंपल्सरी टू कॉल एजीएम। एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना सबके लिए जरूरी होता है। एक एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी के लिए बुलाना क्या है? कंपल्सरी है। तो हर पब्लिक कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी साल में एक बार तो एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी ही बुलाएगी। क्योंकि एजीएम बुलाना कंपल्सरी है तो एजीएम के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स भी सरकार ने, लॉ ने बता रखे हैं कि एजीएम के लिए जो आपका जो टाइम होना चाहिए वो बिजनेस आवर्स होने चाहिए। एजीएम नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती है, सिर्फ हाँ पब्लिक हॉलीडे पे हो सकती है।
एजीएम आप कहां बुला सकते हैं? एजीएम बुला सकते हैं आप कंपनी के सिर्फ हेड ऑफिस के अंदर, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे, या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में इतनी जगह नहीं है तो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी टाउन या विलेज में सिचुएटेड है वहां बुला सकते हैं आप इसको। बिजनेस आवर्स में ही बुला सकते हैं आप इसे। समझ आ गया? इसके लिए इसके अंदर मिनिमम इतने सारे लोग आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोरम। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कर रखा है, कुछ चीजें डिसाइड करके बता रखी है। ये किसके लिए बता रखी है? बता रखी है आपके एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। किसके लिए बता रखी है? एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, जो कि कंपलसरी होती है। बट अगर साल के बीच में, अच्छा एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ये भी बता रखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग में तुम क्या काम कर सकते हो। तो मिनिमम 4 काम ऐसे बता रखे हैं जो कंपनी एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करेगी ही करेगी। तो मिनिमम ऐसे 4 काम है जो एजीएम के अंदर करे ही जाएंगे हर कंडीशन में। उसमें से पहला काम होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल लेना, उनको अप्रूव करवाना। तो अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट जो उसके ऊपर आई है, और जो बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, उसको अप्रूव करवाना। अच्छा, मैंने क्या वर्ड यूज करा, क्या बोला मैंने? अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करवाना, उनको एक्सेप्ट करवाना। दूसरा मैंने बोला बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करवाना, और तीसरा बोला मैंने ऑडिटर रिपोर्ट को अप्रूव करवाना। और ये किसके सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी? शेयर होल्डर्स के सामने। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स को एक नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी कंपनी क्या कर देगी, आपको उसके साथ भेज देगी। तो आपके घर पे सारी की सारी चीजें आ चुकी है, आप इसे स्टडी करो, उसके बाद मीटिंग में आओ। तो मीटिंग में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना, और ऑडिटर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने का काम शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। शेयर होल्डर्स को यहां पे क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स यहां पे क्या कर देंगे? इसको अप्रूव कर देंगे। क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के साथ में ये लोग क्या कर सकते हैं? डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है यहां पे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या आता है बोलो? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या आता है बोलो? पहला क्या था? अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा क्या आता है? डिक्लेरेशन ऑफ, सुनाई नहीं दिया, डिक्लेरेशन ऑफ। तीसरा आता है, अगर अब आपके जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स को हम लोग को रिटायर करना पड़ता है। एक्चुअली कंपनी में 2 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। मतलब सर समझ नहीं आया। देखो, एक तो होते हैं कंपनी के परमानेंट डायरेक्टर्स, जिसको अपन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कंपनी में सीधे 5 साल की पोजीशन के लिए अपॉइंट होते हैं, लाइफ टाइम की पोजीशन के लिए अपॉइंट होते हैं, लंबे टाइम के लिए, जैसे अंबानीज वगैरह हो गए। अच्छा, दूसरे होते हैं आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स, जिसको अपन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। भाई आज मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, कल को दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो इनको कहा जाता है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो कंपनी में एक डायरेक्टर्स तो होते हैं आपके होल टाइम डायरेक्टर्स, एक होते हैं कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। अब ये जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, ये रोटेशनल होते हैं। क्या होते हैं? रोटेशनल होते हैं। हर एजीएम के अंदर इनको रिप्लेस किया जाएगा। हाँ, इनकी जगह पे कोई नया बंदा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इन्हीं को कंटिन्यू कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे? हम 4 डायरेक्टर्स को लेके आए, बोले हमारे रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, हम इनको चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे दूसरे को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं इसे? रोटेशनल डायरेक्टर्स कहते हैं। और एक होते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, वो परमानेंट डायरेक्टर है, जैसे मुकेश अंबानी कंपनी के अंदर, ठीक है, जो गौतम अडानी कंपनी के अंदर। समझ आ गए? ये परमानेंट डायरेक्टर्स है। बाकी डायरेक्टर्स इस तरीके से क्या होते हैं? रोटेशनल होते हैं, इनको बार बार चेंज करा जाएगा कंपनी के अंदर। समझ आ गए क्या? तो दूसरे डायरेक्टर्स कहलाते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो हमने देख लिया 2 तरीके के डायरेक्टर्स हो गए, रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। समझ आ गए क्या? तो रोटेशनल डायरेक्टर्स को क्या करा जाएगा? उनकी जगह पे नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है? एक नॉर्मल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो एजीएम के अंदर होगा ही होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटे? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा क्या हो गया? appointment of directors in place of those who are retiring by rotation. Appointment of directors in place those who are retiring by rotation. वापस से बोला, appointment of directors in place those who are retiring by rotation. Appointment of those who are retiring by rotation. तो रोटेशन में डायरेक्टर्स को हटाया, उनकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना। और लास्ट आता है अप्रूवल, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ
ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो इसको लिंक कैसे करेंगे? अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला मैंने, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिविडेंड दे देंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट से डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट से ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो पहला पॉइंट याद हो जाएगा ना, तो तीनों चीजें बाकी की अपने आप ही याद हो जाएगी कनेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, चारों पॉइंट्स एक बार फटाफट से रिपीट करेंगे आप लोग। ठीक है, क्या होता है एजीएम के अंदर? 4 मेन बिजनेसेस होते हैं, इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। बोलो क्या बोला जाता है इनको? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्यों? क्योंकि 4 तो हर एजीएम के अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, क्या क्या होंगे? अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तीसरा होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस दोज़ हु आर रिटायरिंग बाय रोटेशन। ठीक है, चौथा आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन। अच्छा, इन चारों के अलावा अगर और भी कोई बिजनेस होता है, इन चारों के अलावा और कोई किसी पॉइंट पे डिस्कशन होगा तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा स्पेशल बिजनेस। क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। ईजीएम के अंदर सारे के सारे बिजनेसेस क्या कहलाते हैं? स्पेशल बिजनेस कहलाते हैं, क्योंकि स्पेशल मैटर होना चाहिए। बिजनेस मतलब कोई ऐसा स्पेशल मैटर जिसको डिस्कस करने के लिए आप मीटिंग बुलाना चाहते हो। तो एजीएम तो हम साल में बुलाएंगे। तो एजीएम में कोई बात करने के लिए अगर कल को कोई बात नहीं हो तो उसके लिए क्या करा? तो लॉ ने बोला भाई ये 4 बातें तो तुम्हें करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर तुम और कोई बातें करना चाहते हो तो उसको क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। देखिए, हर कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल बिजनेस जब भी होता है, क्या होता है? स्पेशल बिजनेस जब भी होता है तो स्पेशल बिजनेस के लिए इट इज कंपलसरी। क्या वर्ड यूज करा? इट इज कंपलसरी। कौन से केस में? स्पेशल बिजनेस के केस में इट इज कंपलसरी कि आपको हर सिचुएशन में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो नोटिस देना है ना, उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन होगा कि आप ये क्या बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। किसके अंदर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। समझ आ गया क्या? तो कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में देना पड़ेगा नोटिस ऑफ एजीएम के साथ में। समझ आ गया? अच्छा, एजीएम के अलावा अगर साल के बीच में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है, जहां पे आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, जैसे फर्दर शेयर इशू करना, अगर हो सकता है कि आपको फर्दर लोन लेना हो, लोन की लिमिट खत्म हो गई हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्दर लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। एमओए एओए के अंदर कोई चेंजेस करने हैं आपको, अगर ठीक है बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हो, राइट शेयर्स इशू करना चाहते हो उसके लिए, या कोई भी मर्जर या अमालगमेशन का कोई ऑफर है, किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, तो अगर ऐसा कुछ भी है जिसके अंदर आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साल के आप और एंड तक वेट नहीं कर सकते, आप एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आप यहां पे बुलाएंगे क्या? ईजीएम। ईजीएम बोले तो क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ आ गया? ईजीएम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके लिए हम साल के एंड तक का वेट नहीं कर सकते। समझ आ गया क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो भी बिजनेस डिस्कस होगा वो स्पेशल बिजनेस ही होगा। मगर सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मान लो हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। नहीं भाई, सुनो मेरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो भी बिजनेस डिस्कस होगा भले ही वो ऑर्डिनरी हो, मगर यहां पे तो वो स्पेशल ही कहलाएगा। यहां पे तो वो क्या कहलाएगा? स्पेशल ही कहलाएगा। तो यहां पे जो भी बिजनेस डिस्कस होने वाला है ईजीएम के अंदर, वो क्या कहलाएगा? स्पेशल बिजनेस ही कहलाएगा। और हर बिजनेस, स्पेशल बिजनेस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? जो नोटिस दिया जाएगा आपके घर पे वो कितने दिन का होगा? 21 क्लियर डेज का होगा। कितने का होगा? 21 क्लियर डेज का होगा। 21 क्लियर दिन का आपको कंपलसरीली नोटिस देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक बात बताता हूं, अरे यार ये चलता और नहीं है, क्या नया पेन तो आ गया, बट ये नया वाला भी नहीं चल रहा ना। वहां से टाइप करना पड़ेगा। टाइप करना एक बार। नहीं ये नहीं, आईसीआई नहीं। अरे रुको यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो। ये जो सर्च बॉक्स आ रहा है ना, हाँ सर इस पे क्लिक करो। नहीं आया क्या कीबोर्ड अभी भी?
इसको एक बार बैक स्पेस करो। नहीं सर ये मत, आप प्लस का बटन, प्लस लग रहा है ना वहाँ पे, हाँ उसको दबाओ। अब यहाँ पे गूगल पे लिखो, हाँ इस पे लिखो, टाइप करो कीबोर्ड से, देखो नोटिस ऑफ एजीएम। नोटिस ऑफ एजीएम ऑफ एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ डीमार्ट का देख लेते हैं, ठीक है, ऑफ एवेन्यू सुपर, डीमार्ट लिख दो चलो। अब यहाँ पे आ गया, अब रुको, अब मेरे को देखने दो। नहीं, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग अलग हो जाता है। ये देखिए, ये रहा नोटिस ऑफ नोटिस ऑफ 21st एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो हमेशा जो भी एजीएम होगी आप देख सकते हैं उसमें लिखा जाएगा कौन सी एजीएम है, उसका नंबर लिखा जाएगा। 21st एजीएम मतलब 21 साल हो गए करीब करीब कंपनी को, 22 साल हो गए ऐसा मान लो। नोटिस इज हेयर बाय गिवन डैट, नोटिस की लैंग्वेज ऐसी ही होती है किसी भी कंपनी की, देख लेंगे अपन। इसमें डे, डेट, टाइम, वेन्यू, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये 4 चीज़ें मिनिमम। क्या क्या? नोटिस इज हेयर बाय गिवन डैट 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, मैंने आपको बताया था ना डीमार्ट का नाम, पूरा नाम एवेन्यू सुपरमार्ट है, ठीक है, विल बी हेल्ड ऑन डे ट्यूसडे, डेट
27 अगस्त 2021, क्योंकि ये इस साल की अभी तक हुई नहीं है मीटिंग, तो इसलिए नोटिस अपने पास है नहीं। एट डेट टाइम आ गया, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वेन्यू मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, समझ आ गया? ठीक है भाई, क्योंकि कोविड के चक्कर में मीटिंग हुई नहीं थी। ओके, दिखाएगा ऑर्डिनरी बिजनेस कुछ नजर आ रहा है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसा कुछ लिखा हुआ? अरे बाबा नीचे पढ़ो तो सही पूरा, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हैं। देखो एक बार, ऑर्डिनरी बिजनेस मैक्सिमम 4 होते हैं। टू रिसीव अडॉप्टेशन ऑफ अकाउंट्स, टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट दी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना फॉर द फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च 2021 टुगेदर विद द रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स देयर ऑन। आगे समझ में भाई? ये ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस आप समझो, उसमें लैंग्वेज और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। आपकी जो लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो तो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बताएगी ना आपको। हाँ, ये तो प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेज है जो प्रॉपरली ड्राफ्ट करी जाती है। अपन जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो ड्राफ्टिंग तो पढ़ते नहीं है, तो अपन तो लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि लॉ ये बातें लिखेगा, ये बातें होनी चाहिए, तो अपने को तो एक ही पॉइंट बताएगा ना। अपन ये लैंग्वेज थोड़ी याद करेंगे कि दिस इज हियर बाय गिवन दैट। अरे अपने को नोटिस थोड़ी ड्राफ्ट करके देना है यहाँ पे, समझ आ गई बात? टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट द कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये कंपनी के सब्सिडरी कंपनी भी है तो साथ में उसके, ठीक है, सब्सिडरी जो है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अप्रूवल एंड अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये लिखा है टू रिसीव, कंसिडर, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन देख लेना एक्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे क्या आ गया? कंसोलिडेटेड। ऊपर आ गया स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंसोलिडेटेड मतलब इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके साथ मिला दिए जाएंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 टुगेदर विद द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर्स देयर ऑन। फिर आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, लिखा है क्या कुछ? टू अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर एल्विन, ठीक है, DIN दे रखा है, हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड क्या? अरे कोई ढंग के नाम वाले डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो यार, ऐसे क्या? ठीक है अच्छा सुनो तो सही, अरे सुनोगे नहीं ना मेरी बात? ऐसे सुनते ही नहीं हो यार। हु रिटायर्स बाय रोटेशन लिखा हुआ आ गया, एंड बीइंग एलिजिबल ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो हम इसको रीअपॉइंट कर देंगे। मैंने कहा था ना अगर उसकी जगह पे कोई और अपॉइंट नहीं होता तो उसी को रीअपॉइंट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रीअपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो गया। अब ये दे रखा है स्पेशल बिजनेस, मतलब सर स्पेशल बिजनेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही इस साल, पहली बात ये, इसलिए नहीं दे रखा। ऑडिटर, सर ऑडिटर के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक कंपनीज में आजकल क्या हो चुका है, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीधे 5 साल के लिए होता है। अमेंडमेंट आ गया, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टली 5 साल के लिए होता है, फिर 5 साल के बाद, ठीक है, आप उसको चेंज करके फिर से 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो फर्म को, ठीक है। फिर देयर शुड बी ए कूलिंग पीरियड जिसमें आप इस ड्यूरेशन में उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, समझ आ गया? 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए जिसमें उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। फिर 5 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद आप उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, समझ आ गया? तो इसलिए क्या है, ऑडिटर का आप जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट 5 साल के लिए हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखना जरूरी नहीं है। कूलिंग पीरियड एक्चुअली कंपनी से उसका रिलेशन खत्म होना जरूरी है। अगर कंपनी से वो एसोसिएटेड रहेगा तो शायद ऑडिटर अपॉइंट करने का जो इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया था वो शायद फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए कूलिंग पीरियड रखना जरूरी है, एक डिटैचमेंट होना जरूरी है, समझ आ गई बात? स्पेशल बिजनेस, कमीशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट का स्पेसिफाइड परसेंटेज किसको देना चाहते हैं, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। फिर इधर देखिए यहाँ आ गया फर्दर रिजॉल्व दैट, इसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें, फर्दर रिजॉल्व दैट इसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें। नीचे देखो, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट, ठीक है, आशु गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी, समझ आ गया? नीचे दे रखा है प्लेस मुंबई, डेट आ गया। अब ये नीचे कंपनी का क्या दे रखा है, समझ आ गया? रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस पुवाई में है, मुंबई के अंदर। ये कंपनी का CIN, ये कंपनी के टेलीफोन नंबर, ठीक है, बात करनी है तो कर लेना। अब ये नोट्स है, हाँ नोट्स तो आएगा ना उसका, ये हाँ डिस्क्रिप्शन है। अब ये डिस्क्रिप्शन है कि अगर आप देखो, बता दिया कि क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है इसलिए मीटिंग बुला नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन मीटिंग बुला रहे हैं। सिंस AGM हेल्ड हुई है ये इसके थ्रू, OBM के थ्रू, इसके बारे में बता रखा है। ये सब उसी की चीज़ें के बारे में दे रखा है, समझ आ गया?
ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए, यहां पे ना आपको एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट नंबर 5। अच्छा यहां पे देखना, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेटिंग आउट द मटेरियल फैक्ट्स, वो भी इसके साथ में दे रखा है। नीचे दे रखा है एट दी 17th एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 6 September 2017 द मेंबर्स अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ SRBC एंड कंपनी LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, जो कि 22nd AGM तक के लिए अपॉइंटेड रहेगी। हो गया ना, 5 साल आ गया, प्रूफ हो गया आपको जो मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तुम प्रैक्टिकली देखो, और वो प्रैक्टिकली के बाद थ्योरी समझना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, थ्योरी समझना। समझ आ गया? तो जिसको 5 साल के लिए अपॉइंट करा जाएगा, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इनको अपॉइंट करा गया, जो कि 22nd AGM के अंदर जिनको अपॉइंट करा जाएगा, अगर वो रिमूव करा जाएगा, अगर रेटिफाई कर दिया तो अगर अगले 5 साल के लिए अपॉइंट कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। आ गया समझ में? बोलो। अगर किसी को कुछ क्वेरीज पूछनी है तो उसके लिए 7 पॉइंट दे रखा है क्वेरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है, अब कुछ बातें यहाँ पे है ना, सेबी के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, जैसे इनके शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है तो वगैरह वगैरह के बारे में दे रखा है, जो कि आपके इतना मतलब का नहीं है, जो कि आपके कहीं पूछा नहीं जाएगा। नीचे सेबी की बातें दे रखी है जो कि आपके मतलब की नहीं है, तो उसको एक बार हटा देते हैं, नीचे आते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ई वोटिंग के, कि आप ई वोटिंग कैसे कर सकते हो। समझ आ गया? ई वोटिंग करने के लिए बता रखा है, और ई वोटिंग देखो आप कैसे करोगे। एक्सेस टू NSDL ई वोटिंग सिस्टम पे जाओ, NSDL के ई वोटिंग सिस्टम पे जाओ, लॉगिन लगाओ, लॉगिन मेथड फॉर ई वोटिंग, वर्चुअल मीटिंग के लिए लॉगिन करना है आपको, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी है आपको कि आप अपने DPID के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं, इसमें ये लॉगिन मेथड्स दे रखे हैं। समझ आ गया? लॉगिन करने के तरीके, NSDL का मोबाइल एप्लीकेशन भी दे दिया आपको, और बोलो और क्या चाहिए इससे आसान। ये ई वोटिंग करने के तरीके हैं। समझ आ गया ना? बोलो भाई। ठीक है, ये सब लॉगिन करने के तरीके हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर लो, ठीक है, अपने ये बता दो, वो बता दो। ये जनरल गाइडलाइंस फॉर मेंबर्स, इंस्ट्रक्शंस। ये आ गया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये है आपका वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो मैंने कहा था कि हर स्पेशल बिजनेस के साथ कंपलसरी होता है। तो ये लिखा हुआ है, और स्पेसिफिकली लिख रखा है आइटम नंबर 3, क्योंकि आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 तो किसके लिए था? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो आइटम नंबर 3 के लिए। और अच्छा, इसमें डिटेल और बता दी है, कितना % देंगे? 1%, से एक्सीड नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? किस दिन से चालू होगा उस दिन की बातें दे रखी है, सब चीज़ें यहाँ पे उसके बारे में लिख के दे रखा है। आगे समझ में, जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा था कि लोगों को पता कैसे चलेगा उसके बारे में, तो यहाँ से पता चलेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को अभी? ये डायरेक्टर की डिटेल्स, ये डायरेक्टर की डिटेल्स हैं, देख लो भाई आपके सामने, ठीक है। मिस्टर एल्विन की, और मिस्टर एल्विन के पास कितने शेयर्स हैं उसकी डिटेल्स भी दे दी। 3,14,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई करके देखो। अरे भाई साहब 4,500 बढ़ गया, कोरोना बाद बढ़ गया। कोरोना में 5,000 5,500 पहुंच गया था, ये तो गिर गया 1,413 करोड़ या 140 करोड़, 141 करोड़ बहुत होता है भाई। चलो समझ आ गया क्या? नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक। वापस आ जाओ अपने वाले पे। ये हटा दिया यार इसने। चलिए, समझ आई कुछ बातें, खुले कुछ राज आज। कमी है इसके पास, अरे मेरे को दे दो भाई। मैं आपसे कम शेयर, काश ऐसा होता, ठीक है।
हाँ मेरे पास काफ़ी सारी कंपनी हो गई बट हाँ 150 कंपनीज का हूँ। हाँ सच्ची में एक का भी नहीं। अरे तो शेयर्स कितने हैं वो भी तो देखो ना, किसी के 10 शेयर, किसी के 50 शेयर, किसी के 5 शेयर, किसी के 2 शेयर। डीमार्ट के होंगे 10-15 होंगे। गरीब आदमी है ही क्या मेरे पास, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है यार, चलिए। मेरे जैसा गरीब बन के भी तुम इंडिया के टॉप 20 रिचेस्ट में आ जाओगे। चलिए, प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग क्या हो गया, तो बंद कैसे करें अब? छोड़ो रहने दो। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग, भैया सुन लो, अब समझ आ गया ना आप लोग को प्रैक्टिकली चीजें। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बोल रहा है बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रॉपर एक चैप्टर है अपने आप में। तो ये कुछ चीज़ें दे रखी है, कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, अभी अपन आगे देखते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे थोड़े से सेक्शंस को याद करना ज़रूरी है अपने लिए। तो आप बाकी सारे चैप्टर्स के सेक्शंस ऐसे याद करो नहीं करो, बट आपको ये चैप्टर के सेक्शंस, अकाउंट्स के चैप्टर्स के सेक्शंस, अकाउंट्स वाला जो है ना ऑडिट एंड अकाउंट्स, ठीक है, उसके सेक्शंस अपने को याद करने पड़ेंगे। तो देयर आर सर्टेन की सेक्शंस जिसको अपने को याद करना है। नोटिस ऑफ द मीटिंग का सेक्शन क्या है, ये देखो। अब ये क्या है, इस तरीके से बनाया गया है कि ये तो हो गया बिफोर द मीटिंग के पॉइंट्स, ये हो गया ड्यूरिंग द मीटिंग के पॉइंट्स, और ये हो गया मीटिंग के बाद के पॉइंट्स। तो बिफोर मीटिंग सेक्शन कौन सा है, 101, 102। 101 तो किसका है, नोटिस का। भी आपने देखा था नोटिस भेजा, ठीक है, और उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो गया वो 102, वो भी देख लिया अभी आपने। ड्यूरिंग दी मीटिंग क्या चाहिए अपने को, कोरम। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू वैलिडेट अ मीटिंग। मिनिमम इतने लोग चाहिए एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए, मीटिंग में मिनिमम इतने लोग होने चाहिए, उसको कहते हैं कोरम। समझ आ गया क्या, ठीक है। जैसे हमने कहा कि अगर मिनिमम 5 लोग चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए, या मिनिमम 15 लोग चाहिए, मिनिमम 30 लोग चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है। हाँ जी, कंपनी के हिसाब से, पब्लिक के ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में से 5, 15, 30 इस तरीके से प्रोविजंस बने हुए हैं। प्राइवेट में 2 ही लोग काफ़ी हैं, ठीक है। ओपीसी में तो 1, ऑब्वियसली, मतलब यार वो अकेला मीटिंग कर रहे हैं। होता है ये सब, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। खुद से बातें करना ज़रूरी है। बोले क्या करना है, डायरेक्टर को अप्रूव अपॉइंट करना है नहीं करना, कर लेते हैं, नहीं यार चल यार। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके से फिजिकल मीटिंग बुलाने की जगह, ठीक है, वो लोग एक मतलब हाँ ठीक है एक फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ डायरेक्टर्स वगैरह को उसमें बुला सकते हैं, ऑडिटर्स वगैरह आ सकते हैं उसके अंदर, वहाँ से डिस्कशन हो जाता है। तो कोरम फॉर द मीटिंग 103। 104 है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो भाई सुनो मेरी बात सुनो। जैसे जब एक कंपनी की बात होती है या कहीं पे भी, यार क्लास के अंदर एक टीचर का होना ज़रूरी है तभी क्लास कंडक्ट हो सकती है। उसी तरीके से एक मीटिंग के अंदर एक चेयरमैन का होना ज़रूरी है तभी मीटिंग कंडक्ट हो पाएगी। चेयरमैन का मतलब यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चेयरमैन का मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन का मतलब होता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो या तो कंपनी के चेयरमैन को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपॉइंट कर दो। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वो पर्सन होता है जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाता है आगे, जो मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स को आगे लेके जाता है, जो सबको हाय हेलो करेगा, मीटिंग को आगे लेके जाएगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करवाएगा, ये सारे काम जो करता है उसको क्या कहता है अपन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। समझ आ गया। तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपॉइंट करा जाएगा, लोगों में से चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को अपॉइंट करा जाएगा। फिर आता है प्रॉक्सीज। जब मीटिंग होती है और मीटिंग में कोई मेंबर जा नहीं सकता मीटिंग अटेंड करने के लिए, अब जैसे मान लो ये है, ये बहुत अमीर आदमी है, इसके पास टाइम नहीं है मीटिंग अटेंड करने के लिए, बट ठीक है सुन तो लो, अरे सुन तो लो, हाँ सीए की क्लास ले रहा है तो बहुत बिजी है इसलिए मीटिंग अटेंड करने जा नहीं सकता।
तो इसने अपनी जगह पे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, या अपने सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया, या किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर दिया कि तुम जाओ मीटिंग अटेंड करके आओ। तो प्रॉक्सी के पास क्या है, मीटिंग में बोलने का राइट नहीं होता, सिर्फ वो वोट कास्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको वोट करवाना है अपनी तरफ से, तो वोटिंग का काम कर सकता है प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी मतलब एक लाइक एजेंट, जैसे क्लास के अंदर है ना अटेंडेंस लेते हैं ना टीचर, तो टीचर हाँ ए बच्चा प्रेजेंट है, रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। अब टीचर ने ऊपर देखा नहीं और पता लगा रोल नंबर 3 तो था ही नहीं क्लास में, समझ आ गया, उसे पकड़ में तब आ सकते हैं जब रोल नंबर 3 लड़की थी और लड़के ने प्रेजेंट। अरे शालिनी तुम, लड़के की आवाज में गला बैठ गया क्या बेटा तुम्हारा? हाँ ये भी हो सकता है, तो वो तो पकड़ में आ जाएगा, पर अदरवाइज इस तरीके से क्या है, प्रॉक्सी लग सकती है। हाँ अब प्रॉक्सी एक अकेले का प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी ऐसे 50 लोग का प्रॉक्सी बन के जा सकता है। तो ये प्रॉक्सी के अंदर पढ़ेंगे अपन। फिर आती है वोटिंग। वोटिंग 106 से लेकर 110 तक के सारे सेक्शंस वोटिंग के अंदर चले जाएंगे, 106, 107, 108, 109, 110, क्योंकि वोटिंग हो सकती है सबसे पहले बाय शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकती है। अरे सच में, और शो ऑफ हैंड्स में ऐसे ही होता है शो ऑफ हैंड्स, और कैसे होता है शो ऑफ हैंड्स बताना जरा। हाँ अरे आप क्या मजाक समझ रहे हो यार, सच में काउंट करते हैं। अरे इतनी बड़ी मीटिंग होती है तो नहीं होता, फिर वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसके अंदर है ना उनको वो दे देते हैं, पोलिंग का वो दे देते हैं, एक मशीन दे देते हैं, ठीक है, हाँ केबीसी के जैसे होता है ना, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, फिर वो जो यस वाले होते हैं वो यस वाला बटन दबाते हैं, यस, तो काउंट हो जाता है, ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। ऐसे जैसे क्या होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है ना यार, तो उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट्स, आजकल कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजर्स भी होते हैं, तो कॉर्पोरेट के मीटिंग्स वगैरह को मैनेज करते हैं। तो उसके अंदर कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजर को अपॉइंट कर देती है। आप जैसे आपको क्या लगता है, डेलॉइट वगैरह की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग्स होती है, आपको क्या लगता है, अरे भाई कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं करती, कंपनी इवेंट मैनेजर को हायर करती है उसके लिए, वो सारा काम वही लोग देखते हैं, ठीक है, कि वो पोलिंग बूथ लगाना वहाँ पे, ठीक है, पोलिंग इस तरीके से होगा, ठीक है, सारी चीज़ें इस तरीके से वो अरेंज करके रखते हैं। तो उनका काम होता है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना। कंपनी ये चीज़ें नहीं देखती, कंपनी उसको पैसा दे देती है इस चीज़ के लिए, समझ आ गया। तो शो ऑफ हैंड्स में ऐसे शो ऑफ हैंड्स के थ्रू ही मीटिंग होती है। अगर कम लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो दे देते हैं ऑप्शन उनको, ठीक है, कि आप ये आपको मशीन दे दी, उसके अंदर आप यस करोगे तो इस पर दबा देना, नो करते हो तो उसको दबा देना, ताकि ऑटोमेटिकली 1 मिनट में रिकॉर्डिंग हो जाए। समझ आ गया क्या, क्लियर हो गया। और दूसरा तरीका होता है पोल पे। तो पोल का मतलब होता है जैसे पोलिंग बूथ होता है ना, वैसे टाइप की पोल पे वोटिंग होती है। तो शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, हर इंसान का इंडिविजुअल राइट हो जाता है। एवरीबडी गॉट ए इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट मतलब कि मैं सबको एक काउंट करूंगा, मतलब आपके पास कितने ही शेयर्स हो सब एक काउंट होंगे। इसके पास 50 लाख शेयर्स है कंपनी के और इसके पास 2 शेयर्स है कंपनी के, तो दोनों का वोट सेम, एक वोट। तो इसको गुस्सा आ गया, अरे यार ऐसे कैसे भाई, 50 लाख शेयर्स 2 शेयर्स बराबर कैसे। तो वो बोल सकते हैं कि इसको बंद करो, पोल पे चाहिए हमें। तो पोल पे जो वोटिंग होती है या जो ई वोटिंग होती है ना, वो होती है अकॉर्डिंग टू दी पेड अप शेयर कैपिटल। समझ आ गया। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू दी पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग हो जाती है, इसको वोटिंग कहते हैं। समझ आ गया ना। तो या तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग होगी, या ई वोटिंग होगी, या फिर पोल पे वोटिंग होगी। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन पास करना। रेजोल्यूशन बताया ना अभी आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें और भी चीजें आती है, ठीक है। तो सेक्शन 111 और फिर आता है 114 और 114, 115, 116, 117 आ जाता है इसके अंदर। समझ आ गया। तो सेक्शन कौन से चालू हुए, 101 शगुन का नोटिस भिजवाएंगे, क्या शगुन का 101, फिर आता है शगुन का 101, फिर 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर 103 में कोरम इतने लोग चाहिए। तो चालू कैसे करेंगे, चेयरमैन के होते हुए, ठीक है। जिसको नहीं आना प्रॉक्सी को भेज दो। अब मीटिंग में क्या करोगे, वोटिंग करोगे। तो 106 से 110 वहीं पे आ गए। अब रेजोल्यूशन पास करेंगे, वोटिंग में क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है अपने को, ठीक है। तो कहाँ से 111, फिर 114 से 117, ठीक है। मीटिंग पूरी हो गई, आप घर गए। उसके घर जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर हमें मिनट्स बुक तैयार करनी है, ठीक है। तो मिनट्स बुक तैयार करेंगे, चेयरमैन उस मिनट्स पे साइन करेगा। तो 118, 119 मिनट्स बुक का तैयार करना, चेयरमैन साइन करेगा उसे, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग नहीं रहता 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे। समझ आ गया। उसके बाद आप में से जिसको मिनट्स को इंस्पेक्ट करना है ना, वो 120 में आके मिनट्स को इंस्पेक्ट कर देना। तो कहानी आपके 101 से लेकर 120 तक की है, सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये मीटिंग की शुरुआत से लेकर मीटिंग के अंत तक हम 120 तक में पहुंच गए। 20 सेक्शन है, बीच में कोई 3 सेक्शंस की जरूरत नहीं थी हमें। समझ आ गया क्या क्या हुआ? हाँ भाई, सबसे पहले शगुन का 101। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छुपा देते हैं। अब बताओ, सबसे पहले आया 101 पे नोटिस आएगा आपके पास, फिर 102 पे क्या हुआ? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि वो नोटिस का ही पार्ट है। तो ये तो हो गया मीटिंग चालू करने से पहले की कहानी। अब आते हैं मीटिंग के अंदर। मीटिंग के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए हमें? 103 पे क्या चाहिए? कोरम चाहिए। मिनिमम इतने लोग तो आए मीटिंग के अंदर, तभी मीटिंग होगी। फिर कोरम के बाद चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग को वही आदमी कंडक्ट करेगा। फिर जो नहीं आ सकते वो अपनी जगह पे अपने प्रॉक्सी को भेज दो, 105। फिर 106 पे 106 से 111 110 तक क्या हो जाएगी? वोटिंग हो जाएगी। फिर 111 114 से लेकर 117 तक क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर मीटिंग खत्म हो गई। 118 119 माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार करेंगे। फिर 120 पे आप इंस्पेक्शन कर सकते हो मिनट्स का। आगे बात समझ में? सेक्शन सारे के सारे याद हो गए? अच्छा, चालू करें अब। ओके, हाँ, तो बस 6 मिनट है भाई। 6 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही तो, और नहीं तो क्या। किसकी क्लास है मेरी क्लास के बाद? वो क्या पढ़ाते हैं? जनरल मीटिंग शायद कल, शायद देखते हैं भाई, देखते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग देखते हैं, ठीक है। ये स्पेशल मीटिंग चाहिए थी, इसके लिए पहले से नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए था। वो नहीं आया, तुम्हारा मैटर खारिज। चलिए, नहीं डिस्कस कर सकते, 21 दिन बाद डिस्कस करेंगे जनरल मीटिंग। अरे बाबा सुन तो लो मेरी बात। हाँ वही तो, ऐसे पकड़ के घर ले जाओ मेरे को और बोलो। जनरल मीटिंग is the meeting of a company shareholders as per the provisions of the act। देखिए, दो तरीके की मीटिंग्स होती है, एक होती है जनरल मीटिंग, एक होती है बोर्ड मीटिंग। अब जनरल मीटिंग तो होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। अरे आप क्या कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने लग गए भाई? जनरल मीटिंग क्या होती है? जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहा जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात है। बोर्ड मीटिंग हमारे कोर्स में है ही नहीं, ये तो हम क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, सीए फाइनल में पढ़ लेंगे। तो कंपनी शेयर होल्डर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द जनरल मीटिंग कैन बी एन एजीएम और ईजीएम। सर पता है सर, आगे बढ़ो। एन एजीएम इज अ मैंडेटरी ईयरली गैदरिंग ऑफ अ कंपनीज इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स। पता है सर, आपने बोल दिया था कंपलसरी मीटिंग होती है, और नहीं तो क्या, पढ़ भी लिया, नोटिस तक देख लिया सर। The objective of the holding of AGM is to provide an opportunity to members to discuss the functioning of the company and take steps to protect their interest। तभी तो compulsory meeting बुलाई जाती है। They can discuss any matter relating to the conduct of the affairs of the company। discussion कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। An extraordinary general meeting can be defined as a meeting of shareholders which is not a AGM। बहुत बढ़िया, क्या डेफिनेशन है भाई, तगड़ी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, लॉ के अंदर ना इस तरीके की डेफिनेशंस को रिलेटेड डेफिनेशंस कहा जाता है। उस रिलेटेड डेफिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे लॉ एक चीज को डिटेल में डिफाइन कर देगा और दूसरी चीज को बोल देगा जो वो नहीं है वो ये है, ठीक है। जैसे पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? यही तो तुम बात खा गए, यही तो तुम गलती कर जाते हो। प्राइवेट कंपनी को लॉ ने एक्सप्लेन करा, समझ आ गया? चलो, नहीं तो इसी खेल में अपन अटकते रहते हैं।
चलिए आगे लिखा है इसमें, टाइम हो गया, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, नहीं 3 मिनट है भाई, सुनो तो सही, अरे यार चुप, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मीटिंग, नो ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग ईजीएम इज टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एजीएम। सर आपने पढ़ा दिया था ये। नेक्स्ट आता है बोर्ड मीटिंग। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बच्चा भी बता सकता है, छोटे बच्चे से पूछ लो भाई बोर्ड मीटिंग क्या है, बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग। ओके क्लास मीटिंग, अब से ये क्या है एक्चुअली क्या होता है? अरे मेरी बात सुन, मैं बताऊंगा, मेरे को पता है ना, मेरे को बताने दो। पता है क्या हुआ, जैसे ना कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। अब कंपनी क्या है, कंपनी मान लो कुछ ऐसा चेंजेस लेके आती है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सो रिडक्शन आएगा, अपन पढ़ेंगे इसको, है ना, ठीक है। सो ये जो टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे, इसमें कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर्स की, अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राइट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। तो कंपनी कभी भी ऐसा करती है तो उस कंडीशन में उस मीटिंग्स को कहते हैं स्पेशल ये क्लास मीटिंग। जो स्पेशल क्लास की मीटिंग होती है, लाइक क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स एटसेट्रा लोगों को बुलाया जाता है। The prerequisites of the meeting are in general applicable to all the kinds of meetings। जो prerequisites, जो pre requirements होती है ना मीटिंग की, जैसे कि नोटिस देना, एक्सप्लेनेशन देना, मीटिंग के लिए जगह अरेंज करना, ये सब तो हर जगह एप्लीकेबल है। Although the time limits may differ and there might be specific mention of certain type of meeting in that section। उस सेक्शन के अंदर उसके बारे में स्पेसिफिक बातें दे रखी हो सकती है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो आप बोले तो शगुन से कल से चालू करते हैं ना, 101 से कल, क्या बोलते हैं? तो जाऊं मैं? अब मैं जाता हूं, है ना? अरे रुको तो जाओ। सर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होती है? नहीं माधव, नहीं देनी होती, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया था, अभी मैंने आपको नोटिस भी दिखाया था, उसमें से पॉइंट नंबर 3 के लिए ही अपन ने स्पेशल वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया था, जो कि अपना स्पेशल बिजनेस था। तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो होंगे ही होंगे, उनके बारे में डिटेल्स वैसे भी जाएगी, तो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता। ओके चलिए क्लास वाइंड अप करें गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत, आपको पता नहीं है मुझे कितना ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ऐसे जाने का।